खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जो सुबह से लेकर अभी तक किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में बनी हुई रहती है, और इन खबरों से आपको रूबरू करवाती हैं, तज्जिया करती हैं, तबसरा करते हैं, और जो फीडबैक आप हम तक पहुँचाते हैं उसे भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हिस्सा बनाया जाता है, और उन्हें भी कहीं ना कहीं जगह देकर अवाम के सामने रखने और फिर हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे जी हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जहां पर खबर, तज्जिया और तबसरा आपको देखने को मिलता है। और ये वो राब्ते और रिश्ते हैं जहां से आप मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और मज़ीद जो बात आपकी होती है वो हम तक पहुंचती है। आज हम कोशिश करेंगे तकरीबन 9:50 के आसपास के फ़ोन लाइन्स भी खोल पाए, कुछ कॉलर्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, और आखिर पर चलते चलते आपको रात भर मौसम का मिजाज किस तरीके से रहा है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज भी एक और मेहमान, एक और मौलिज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जिस पर मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। सबसे पहले 11 तारीख पर नज़र डालते हैं कि माजी में 11 तारीख में क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे पर फटाफट से नज़र डालेंगे। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो आगाज़ प्रोग्राम करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। आज हफ्ते का दिन है सैटरडे, साल 2025 यानी जनवरी की 11वीं तारीख। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अलग अहमियत है। कुछ वाक़यात, कुछ घटनाएं आज के दिन होती हैं। चंद एक मालूमात हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखते चलें, और 11 जनवरी को हिंदुस्तान और आलमी तारीख के अंदर चंद वाक़यात एक लंबी फहरिस्त में से जो आपके सामने रखने। 1942 में जापान ने मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर पर आज ही के दिन मुकम्मल तौर पर कब्जा किया। साल 1962 दिन आज का, जब पेरू के अंदर आतिशफशां पहाड़ के फटने से 4000 लोगों की मौत जनवरी की 11 तारीख को हुई। 1966 में आज ही के दिन रियो डी जेनेरियो के अंदर ज़मीनी तोदा गिरने से 550 से ज़ायद अफराद की मौत हुई। इसके अलावा 1972 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पर आज़ाद मुल्क आज के दिन करार दिया गया। 1989 में 1989 दिन आज का 140 ममालिक कीमियावी हथियारों पर पाबंदी लगाने पर आज ही के दिन मुत्तफिक हुए थे। साल 1991 दिन आज का था, अमेरिकी कांग्रेस ने सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इराक पर हमला करने के आज हुकूक दिए। चूँकि हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भी एक तजवीज़ आई थी जिसको बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिली, और तमाम अराकीन ने इस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक राय कायम करके इराक पर हमला करने के लिए कहा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश को। साल 1993 में सलामती काउंसिल ने खलीजी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर आज के दिन खबरदार किया। 1995 में कारथीना, कोलंबिया में हवाई जहाज़ के हादसे में 52 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। दिन आज का था 11 जनवरी का। 1995 में सोमालिया में अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन 2 साल के लिए ख़त्म हो गया, जब यहाँ पर तबाही के मनाजिर और खाना जंगी ने हज़ारों लोगों की जानें ली थी। आज से तकरीबन 26 बरस कबल 1999 में शहरी ज़मीनी हुदूद का कानून मनसूख कर दिया गया। 2001 में इसके 2 बरस बाद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान पहली बार दिफाई मुआहिदा हुआ। डिफेंस या स्ट्रेटेजी के एतबार से ये मुआहिदा काफ़ी अहमियत का हामिल। भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे पर न सिर्फ अब तक इल्ज़ामात आयद करते थे, बल्कि इसके बाद सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से साजो सामान खरीदने पर भी मुत्तफ़िक़ हुए। और 2008 में श्रीलंका हुकूमत ने जंगबंदी की बहाली के लिए आज ही के दिन LTTE की अपील को मुस्तरद किया। 2008 में जब तमिल टाइगर्स या फिर LTTE आमने सामने थे श्रीलंकन हुकूमत के सामने, चैलेंजेस ख़त्म करने के लिए तमाम लोग आगे आए, कहा कि सीज़ फायर को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस तजवीज़ को, इस अपील को 2008 में जनवरी की 11 तारीख को श्रीलंकन हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने, एक तवील फहरिस्त जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उसमें से चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखें, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आज हफ्ते के दिन आलमी सतह पर, मकामी कौमी सतह पर सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबरें न सिर्फ आप तक पहुँचेंगी बल्कि तज्ज़िया और तबसरा होगा। दुनिया के बड़े और अहम तरीन हिस्सों में होने वाली तक़रीब 26 जनवरी या यौम जमहूरिया के हवाले से, दारुल हुकूमत दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक तैयारियां और दीगर कुछ मौज़ूआत भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। ये सब खबरें प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे और सबसे पहले बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की।
चलिए जनाब, जरा बात जम्मू कश्मीर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज, चूंकि अय्याम में सर्दी चल रहे हैं और सर्दी के दौरान सूरत हाल क्या कुछ है, सयाह जो आ रहे हैं उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है और मरकज़ी महकमे मौसमियात इस वक्त क्या कुछ पेशन गोई कर चुका है और उससे क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है, इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मरकज़ी महकमे मौसमियात ने एक बार फिर आज के दिन के लिए पेशन गोई कर दी है और आज बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ से आज बारिशों या बर्फबारी का हल्का सा इम्कान जरूर दिख रहा है, वहीं पर मरकजी महकमे मौसमियात के जो एदाद शुमार सामने आए हैं उससे ये बात सामने हो रही है कि जम्मू कश्मीर पिछले तकरीबन कई सालों का जब आप रिकॉर्ड खंगालते हैं तो पता लगता है कि बारिशों में कमी हुई है, बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से खुश्क साली वाला जो मामला है वो आन पड़ा है। रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद ये पता लगता है कि सबसे कम यानी हाफ सदी, आधी सदी के रिकॉर्ड्स यानी 50 साल के रिकॉर्ड्स को जब आप खंगालते हैं तो वादी कश्मीर मुसलसल 5वें साल में गुजर चुका है जब बहुत कम बारिशें और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जो इंतहाई संगीन सूरत हाल आने वाले दिनों में पैदा कर सकती है। साल 2024 5वां साल था मुसलसल जहां पर नॉर्मल से भी कम यानी जो औसतन बारिशें या बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है उससे भी कम रिकॉर्ड किया गया है और इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो टूटने का सिलसिला लगातार बना हुआ है, क्योंकि जनवरी के महीने में 2025 के जनवरी के महीने में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी अगरचे कई इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की गई, लेकिन वो मामला उसी तरीके का रहा जो देखने को मिल रहा था कि डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जिसे हम कहते हैं वो मुसलसल देखने को मिल रहा है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल आज बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का इम्कान है, कल से एक बार फिर मतला बरालूद होगा और 18 तारीख तक किसी तरीके की कोई पेशन गोई नहीं है, न कहीं पर बर्फ और ना ही बारिशों का कोई इम्कान लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों की तरफ से जो इतला दी गई है वो ये कहा गया कि 11 तारीख को मुमकिन बर्फबारी हो सकती है, लेकिन 12 से 14 तारीख के दरमियान मतला बरालूद रह सकता है और हल्की सी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है और यह सिलसिला 16 तक चल सकता है, यानी हल्की बर्फबारी वहां हो सकती है। 17 और 18 तारीख को एक बार फिर मतला आलूद रह सकता है, लेकिन कहीं पर भी कोई बूंदाबांदी की कोई इतला नहीं है। ताहम जब हम रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो फिलहाल यही सब बात सामने आ रही है कि पिछले 50 साल के रिकॉर्ड को खंगालने से पता लग रहा है कि 1974 में जिस तरीके से डेफिसिट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था उसी तरीके से 2024 में भी हुआ है। 802.5 मिलीमीटर टोटल बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसी तरीके की सूरत हाल जो थी 1974 में भी थी। और जब हम इसको मजीद खंगालेंगे, जो आज़ाद ज़राया है वो लगातार ये बता रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चला तो कुल मिलाकर हमारे पास जो डेफिसिट ऑफ रेनफॉल इस वक्त है वो तकरीबन 35 से 40% के आसपास है, जिसकी वजह से बहाव पानी का जो है वो कम हो रहा है। चश्मे जो कुदरती चश्मे हमारे थे, परसों में हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से कुदरती चश्मे जो है वो सूख रहे हैं, वो सूखने की भी खबर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मजीद किल्लत पानी की जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर मगरबी हवाओं का जोर बना रहा तो हल्की से दरमियाना दर्जे और जोरदार बर्फबारी अगर होती है तो आने वाले अय्याम में गर्मी में थोड़ी सी राहत होगी। कल हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स को पिघलने की बड़ी वजह यही है कि मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, जो बर वक्त बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिशें नहीं हो रही है, उसकी वजह से सूरत हाल तब्दील हो रही है और एंटायर रीजन के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। डेफिसिट ऑफ रेनफॉल भी है, लेकिन रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी है। ताहम सुबह सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जो इतला मौसूल हुई है वो यही है कि ट्रैफिक दोनों तरफ से लगातार जारी है। जम्मू सूबे की जहां तक आप बात करें तो एक बार फिर धुंध का असर जो है वो मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिला है, जिसकी वजह से आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ा है। सुबह दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेनें जो रात को रवाना हुई थी, जिन्हें पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर आना था, वो हल्की सी देरी से तकरीबन
लगभग 20 से 22 मिनट या आधे घंटे की देरी से चल रही है धुंध की वजह से। ताहम कल जिस तरीके से हमने देखा था कि कुछ परवाजें मनसूख हुई थी और कुछ परवाजें डिले चल रही थी, आज अगरचे श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है, ताहम जम्मू के आसपास के इलाकों के अंदर धुंध की वजह से हो सकता है सुबह वाली परवाज दोबारा से ताखीर से चले। लेकिन कुल मिलाकर एक तरफ से धुंध, दूसरी तरफ से ठंड, लेकिन बर्फबारी का इंतजार अभी भी वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के बालाई और मैदानी इलाकों के लोगों को जरूर है। तो एक बार फिर से मौसमियाती तब्दीली का इम्कान, लेकिन आइंदा कुछ दिनों के लिए इसके लिए इंतजार करना होगा। बदलते मौसम के बीच तैयारियां जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी इस वक्त हो रही हैं। बात जरा दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर 26 जनवरी पर या गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होनी है और रिपब्लिक डे परेड में इस बार खास मेहमानों की एक नई और लंबी फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली के अंदर यौम जमहूरिया पर जब तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं तो जम्मू कश्मीर से भी कुछ मेहमानों को इस बार मदऊ किया गया है। खास तौर पर जो खास मेहमान रहेंगे, इनमें जम्मू सूबे से 7 मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जिनमें खवातीन की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मुल्क भर में 10,000 से ज़्यादा ऐसे खुसूसी मेहमान हैं जिनको मदऊ किया गया है। और अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ फील्ड्स में बेहतरीन काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई भारत सरकार की तरफ से इस बार की जा रही है। 7 लोग इन हज़ारों लोगों में जम्मू सूबे से शामिल होंगे कर्तव्य पथ पर, जहां पहले जो परेड माजी में भी होती रही है। इस बार 2025 के परेड में खास बात यह होगी कि 26 जनवरी पर जम्मू कश्मीर से जो खास मेहमान गए हैं, इनमें निशा शर्मा है, वाटर वॉरियर के नाम से भी इनको जाना जाता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, इनकी शानदार कारकर्दगी अब तक रही है। इनका एक नाम है इन 7 मेहमानों में। इसके अलावा धर्मपाल जो बसोली कठुआ के हैं, हैंडीक्राफ्ट में इनका कलीदी किरदार है, इस शोबे में ज़बरदस्त इनका तजुर्बा, इनको इस बार मदऊ किया गया है। नीलम परिहार का तीसरा नाम है जो मट्टा किश्तवाड़ की रहने वाली है। युक्ति कुमारी रामनगर से इनका ताल्लुक है, उधमपुर से, ये इस बार इस फहरिस्त में है। सुरिश्ता कुमारी जो परियाल मड़ जम्मू की रहने वाली हैं, इनको इस बार मेहमान खुसूसी या स्पेशल गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया है भारत सरकार की तरफ से। सुनिंदरजीत कौर जिनका ताल्लुक तालाब तिल्लो जम्मू से है, वो इस बार गई हैं। और वीर गाथा जो चौथा सीजन हुआ था उसकी ये विनर भी नहीं है, तालाब तिल्लो से इनका ताल्लुक, बेहतरीन एक्सपीरियंस इनका इस फील्ड में, तो इस बार उनको भी मौका दिया गया है। छठा ये नाम। और 7वां नाम है महक, ये तालिबा हैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल गांधीनगर जम्मू की। इनके टैलेंट को भी देखते हुए, इनके काम को देखते हुए इस बार उन 7 लोगों में इनको शामिल किया गया है जो दारुल हुकूमत दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जब 7 तारीख को परेड होगी तो एक लंबी फहरिस्त में हज़ारों जो खास मेहमान मुख्तलिफ रोज़ में बैठे होंगे, उसमें 7 मेहमान जम्मू कश्मीर से होंगे। इन तमाम लोगों की जिनकी सिलेक्शन हुई हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुख्तलिफ फील्ड्स में इनका कलीदी किरदार है, ज़बरदस्त कामयाबियाँ रही हैं। उन हुसूलियाबियों को गिनवाते हुए भारत सरकार की तरफ से, जैसे कई लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पर काम किया है, जिसमें एक बड़ा नाम है जम्मू सूबे से, इनको निशा शर्मा को इनको इस बार मदऊ किया गया है। इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट में या ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जिन लड़कियों ने या जिन ख़वातीन ने बेहतरीन काम किया है उनका नाम है। और तालीम के मैदान में भी जो ख़वातीन या जो महिलाएं आगे रही हैं, उन तमाम लोगों को इस बार सर फहरिस्त रखकर भारत सरकार ने 7 लोगों की फहरिस्त में शामिल किया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ये भी मानती है कि इससे एक दौरे जदीद में या जदीदियत के इस दौर में एक नए किस्म का एक्सपीरियंस, नया तजुर्बा इन ख़वातीन को हासिल होगा और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से जो मुख्तलिफ फील्ड्स में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकात का भी एक मौका होगा। कई लोग मुलाकात के मुश्ताक तो रहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता, लेकिन ये ख़वातीन मुख्तलिफ फील्ड्स में बेहतरीन काम की बुनियाद पर भारत सरकार ने इनको 26 जनवरी को दिल्ली में न सिर्फ तकरीब देखने बल्कि बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत का भी मौका फराहम किया है। तकरीबन 10,000 के करीब ऐसे स्पेशल गेस्ट से खुसूसी दावतनामे इरसाल किए गए हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिन्हें कर्तव्य पथ पर बुलाया गया है। और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली 7 लोग भी हैं जिन्हें कर्तव्य पथ पर बैठने का मौका मिलेगा और वज़ीर आज़म समेत दीगर डिग्निटरीज को भी वो सुनेंगे और साथ साथ अपना मुशाहिदा भी वो वहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा दिल्ली की चली है तो बात वजारत दाखिला की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का झुकाव वजारत दाखिला की ओर सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि तमाम छोटे बड़े फैसले वजारत दाखिला से होते हैं। अगरचि जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत भी है और इलेक्टेड हुकूमत अपनी जगह, लेकिन दाखिला वजारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है और वजारत दाखिला ने एक आज़ाद फाइनेंशियल एडवाइज़र
अपॉइंट किया है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट के अंदर, और उसे ये काम दिया गया है कि तमाम HODs जो प्रपोजल भेजा करेंगे अब वो सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाया करेंगे, उसके बाद दाखिला वजारत को वो सौंप दिए जाएंगे। ताहम ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो होंगे इनके पास खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से एक एडवाइजर को अपॉइंट किया गया है, फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट किया गया है, और इनका रोल जो रखा गया है वो प्रोजेक्ट्स और स्कीमों पर नजर रखना और तरक्याती मंसूबों पर जो बजटिंग और दीगर मामलात है उस हवाले से भी वो काम करेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एक डिटेल गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। ये जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ा डिसीजन है जिसमें वजारत दाखिला ने अपॉइंट किया है जी इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर, IFA जिसे कहते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होम डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर ये कर दिया गया है, और इसे खसूसी इख्तियारात दिए गए हैं फाइनेंशियल पावर्स के लिए। इसमें जो पावर्स इन्हें दिए गए, जो इख्तियारात दिए गए, उनमें बजट कोऑर्डिनेशन एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का मामला इन्हें दिया गया है, एक्सपेंचर एंड प्लानिंग का मामला दिया गया है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स, यानी तमाम तरक्याती मंसूबे जो HODs की तरफ से तरतीब दिए जाते थे, दाखिला वजारत को बाद में भेजे जाते थे, वो अब आपने इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए से भेजने होंगे। ये एक्सरसाइज तब कर दी गई है जब बजट का सिलसिला भी चल रहा है, एक्सपेंचर के मामला पर भी नजर रखी जा रही है। ताहम HODs को यह साफ कर दिया गया है कि बजट प्रपोजल्स जो होम डिपार्टमेंट को भेजने थे वो अब रेफर किए जाएंगे इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर को। उनकी कंसल्टेशन कंकरेंस के बाद ही दाखिला वजारत को ये तमाम चीजें जो है वो भेजी जाए। जरा मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो IFA इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर लगाया गया है, स्टेट क्या कुछ कैसे रिस्पॉन्ड इसको कर रही है और क्या कुछ पूरी खबर है। इमरान नाइकू, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इमरान, MHA की तरफ से अपॉइंट किया गया इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर IFA जम्मू कश्मीर के लिए, और ये कह दिया गया कि तमाम तरक्याती मसाइल जो है वो अब इसी से रूट हो जाएंगे। कैसे इसको देखा जा रहा है, क्या है ये पूरी खबर, और ये जो सिस्टम चल रहा है क्या इससे मौजूदा हुकूमत के निजाम पर भी कोई सवाल उठ रहा है या नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा फैसला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से, जहां हम देख रहे कि जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत बनी और आर्टिकल 370 हटने के बाद जहाँ यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ देखी या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखी, लेकिन हुकूमत बनने के बाद भी अभी चूंकि यहाँ यूटी है और डेलीगेटेड पावर जो है चीफ मिनिस्टर के पास या इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, लेकिन इस सारे तनाजुर के बीच में जहाँ मुसलसल जो अलग अलग ऑर्डर्स पास किए जाते हैं और इस पे यहाँ की अपोजिशन जमातें आवाज उठा रही है और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस सारे तनाजुर के बीच में एक और बड़ा फैसला MHA की तरफ से लिया गया है, और आपको याद होगा कि 10 दिन कबल यानी कि 29 दिसंबर को यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात किया गया, जिसे इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम दिया गया। और 9 तारीख को यानी कि एक रोज कबल होम डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, होम अफेयर्स की डायरेक्शंस पर इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, और इस सर्कुलर में इंटरनल एडवाइजर जो है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, इनके जो इख्तियारात हैं, इनके जो पावर्स है वो डेजिग्नेट किए गए। और इस सर्कुलर में तकरीबन 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना होगा इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो होम डिपार्टमेंट के तैनात कर दिए गए हैं, और तब जाके चाहे वो बजट हो, चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, यानी जो भी चीजें खरीदनी हो, या फिर प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स का जो रिव्यू लेना हो, उन सारी चीजों के लिए जो है फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए इख्तियारात जो है वो दिए गए। मैं जरा थोड़ा सा आपको बताऊं कि वो पॉइंट्स कौन से हैं, और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने व्यूअर्स को कि सर्कुलर क्या है। तो 9 तारीख को सरकार की तरफ से यानी कि होम डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया, और जिसमें इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए जो मालियाती पावर्स है, जो फाइनेंशियल पावर्स है,
वो डेजिग्नेट किए गए हैं। और पहला इसमें जो पॉइंट है वो है डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स। इसका मतलब है कि महकमों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने माली फैसले इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मशवरे से करने होंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उसूलों के मुताबिक होंगे। एक दूसरा पॉइंट इसमें है, या जो सर्कुलर में डायरेक्शंस पास की गई है, जो बताया गया है, वो है बजट मैनेजमेंट। बजट के तमाम तजावीज यानी बजट की जो प्रपोजल्स हैं, तजावीज पहले इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर को दिखाई जाएंगी, फिर होम डिपार्टमेंट के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजे जाएंगे। तीसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स। तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम में है, इनकी निगरानी और जायजे में इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर शामिल होगा। एक और पॉइंट है एक्सपेंडिचर प्लानिंग, जिसका मतलब है अखराजात का मंसूबा। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, महकमों को अपने अखराजात का मंसूबा इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बनाने होंगे ताकि फाइनेंस का जो सही है, रकम का जो इस्तेमाल है, वो सही तरीके से किया जाए। एक और इसमें जो सर्कुलर में पॉइंट मेंशन किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। इसको हम यूज समझे कि कोई भी बड़ा माली फैसला करने से पहले इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर के मंजूरी जरूरी होगी। आप देखिए ये चीजें किस तरीके से इसमें नोट की गई है, यानी कि किसी भी इदारे अच्छा, को ये अगर ये कोई यहाँ बड़ा पर जरा मैं फैसला एक लेना चीज हो। और वजाहत चाहूंगा। जब ये कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, दैट मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो उन्हें भी पहले इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंकरेंस लेनी होगी, नंबर वन। नंबर दो, जो हमारे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिशियल्स है, उनके रोल पर क्या कोई सवाल है या वो कंटिन्यू करेंगे एज इट इज और वही एक बैकबोन रहेंगे इस इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर को? क्योंकि एक सेटअप ऑलरेडी हर एक महकमे में है जहां पर चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर्स है, ऊपर फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, फिर हमारे पास बजट डिपार्टमेंट के अंदर भी इस तरीके से एडवाइजर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हो वहां पर भी एक सीनियर ऑफिशियल्स है। तो क्या ये सारे रिपोर्ट वहीं पर करेंगे या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए कोई रियायत है इस पूरे मामले में? चलिए जी, लगता है राब्ता कट गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर कि दाखिला वजारत ने इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती कर दी है और ये साफ कर दिया है कि HODs हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है प्रपोजल जो बनाएंगे वो अब बराह रास्त वजारत दाखिला को नहीं भेजेंगे, वो रेफर किए जाएंगे जी फाइनेंशियल एडवाइजर को। और फाइनेंशियल एडवाइजर की कंकरेंस और अप्रूवल इसके लिए जरूरी है, जिसके बाद ही दाखिला वजारत को वो तमाम चीजें जो है वो चली जाएंगी। एक और बड़ा सवाल और एक बड़ी खबर जो हमने आपके सामने रख दी है और आज इस पर आप देखेंगे कि इस पर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के एतबार से इंतहाई हाई अलर्ट पर है। मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। फिर ट्रेन के मामले पर कल जो हंगामा हुआ था वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अच्छी डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने हम शेयर करेंगे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से जाया हो रहा है इन दिनों में। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं जी आगे। जरा बात करते हैं वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, और वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी को भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट पर कर दिया है, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि सख्त सिक्योरिटी के बीच जडमोर टनल का इफ्तिताह होने जा रहा है, और जडमोर टनल से इफ्तिताह से कबल वजीर आजम की आमद से कबल पूरे जम्मू और श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी का हिसार बढ़ा दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी का कंट्रोल संभाल लिया है जडमोल टनल के आसपास, जहां पर वजीर आजम ने आके इफ्तिताह करना है, और यह भी साफ कर दिया गया है कि मजीद नाके लगा दिए गए हैं इंटायर गांदरबल और इस पूरे रास्ते के आसपास श्रीनगर के अंदर। और न सिर्फ इतना बल्कि सीसीटीवी यानी क्लोज सर्किट टीवी जिससे निगरानी रखी जाए, सर्वेलेंस किया जाए, वो भी जो है वो लगा दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाक़या वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से ना आए। सबसे आला तरीन अफसर यानी टॉप ऑफिशियल जो वज़ीर आज़म दफ्तर के हैं, वज़ीर आज़म दफ्तर के सिक्योरिटी के हैं, वो इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये तकरीब जो इंतहाई अहम संग मील है ये पाए तकमील तक हो जाए, और लद्दाख को जोड़ने वाली ये शाहरा सोनमर्ग को जोड़ने वाला रास्ता जो है वो 12 महीने चल पाए। इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जनवरी 13 तारीख है जब वज़ीर आज़म इस टनल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पूरे मुकम्मल तमाम तैयारियां इस वक्त जो इंतजामी सतह पर पुलिस अथॉरिटीज़ को या दीगर तमाम जिम्मेदारान को सौंपी गई थी वो मुकम्मल कर ली गई है, और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर 27 सरकारी अफसरान को तकरीब के मुख्तलिफ इंतजामात की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। यानी ये 27 अफसरान जिन पर जिम्मेदारी होगी कि न सिर्फ 13 जनवरी बल्कि इस वक्त जब आप 11 जनवरी में कदम रख चुके हैं, फिर कल 12 और परसों 13 तारीख वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल होने तक मुकम्मल तौर पर लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने वाली अहम तरीन शाहराह भी बंद है। इस वक्त ट्रैफिक मुअत्तल रखा गया है, और ये आप सब जानते हैं ये इंतजामात, और ये तस्वीर रात की है। टनल के दोनों अतराफ जो ऊपर वाला हिस्सा है सोनमर्ग वाली साइड से और नीचे वाली साइड से जहां से आप कश्मीर से लद्दाख की तरफ दाखिले के लिए रास्ता चुनेंगे गगनगीर वाली साइड से, तो वहां पर भी इतलात ये हैं कि आज या कल कमांडोज तैनात किए जा सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। एसपीजी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा मकामी सतह पर फौज से भी खिदमात हासिल की जा रही हैं, और आप सब जानते हैं स्ट्रेटजी के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और दूसरी बात, अक्टूबर की आपको याद होगी कि 4 से 8 तारीख के दरमियान जो कुछ हुआ, एक हमला हुआ था गगनगीर के मकाम पर जिसमें मकामी और गैर मकामी शहरी मारे गए थे, जिसमें कुछ बाहर के इंजीनियर्स थे, मकामी डॉक्टर थे, उनके आसपास काम करने वाले मजदूर थे। तो उस हिसाब से भी इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी पहले से फुल प्रूफ है। लेकिन दुनिया के बुलंद तरीन मकामात में से और सबसे तवील जो सुरंगें आपको दुनिया के भलाई हिस्सों में मिलेंगी उनमें से एक ये भी है जो एक बड़े हिस्से को कनेक्ट करेगी। और इस टनल के जुड़ने से ख़ास तौर से सोनमर्ग के अंदर जो ताजिर पेशा अफराद हैं, सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, सुमो ड्राइवर्स हैं, बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो थोड़ी सी राहत की सांस तो लेंगे। लेकिन ये 3 दिन फिलहाल किसी किस्म का सफ़र का मंसूबा ना बनाएं। सलीम वानी के पास भी हम चलेंगे, मगर वज़ीर आज़म के सोनमर्ग दौरे को हतमी शक्ल देने के बीच 3 दिनों के लिए जो 2 रोज़ पहले ऐलान कर दिया गया था कि ट्रैफिक आज, कल और परसों 13 तारीख तक मुअत्तल रहेगा, वो इस वक्त से बंद कर दिया गया। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे आप जडमोर टनल कहते हैं, इस पर तकरीबन 2680 करोड़ रुपया सर्फ किया गया, और जडमोर टनल को स्टेट ऑफ आर्ट टनल का नाम दिया गया, जो 2 गलियारों वाली टनल है। और जब ये इफ्तिताह होगा तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, मरकज़ी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर इस तकरीब पर मौजूद रहेंगे। सफ़ेद बर्फ़ की चादर के बीच टनल का इफ्तिताह होने जा रहा है 13 जनवरी को, और 1 दर्जन से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को पहले ही श्रीनगर के अंदर तैनात कर दिया गया। सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। कड़ाके की ठंड के बीच सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि नई हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आज़म साहब का दौरे कश्मीर ये पहला होगा, और पहले दौरे पर ही जडमोर टनल का इफ्तिताह होगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि कई अहम फैसले और कई अहम बातें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी बताई जाएंगी। लेकिन आज सुबह सिक्योरिटी ड्रिल भी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। क्या है इस खबर के हवाले से आपके पास इतलात की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिक्योरिटी इकदाम मजीद किए गए हैं? और इतलात और ख़बर यह है कि इस
टनल के आसपास अब आवाजाही को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और सिर्फ उन लोगों को, उन गाड़ियों को चलने की इजाजत है जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन है, पासिस है। जी बिल्कुल गवर, जोजिला टनल या गगनगीर टनल है, ये दो पार्टों में मुश्तमिल है। जो गगनगीर टनल है जो पिछले 1.5 साल से तैयार थी, लेकिन अब बिलाखिर अगर अब वो 2 दिन का चंद टाइम का इंतजार है। इस टनल का बाज़ाब्ता तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेट करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 4 दिन से जो सिक्योरिटी ड्रिल, चाहे टॉप पुलिस अफसरान, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी या बाकी सारी जो हमारे इलाके से गुजरते हुए गगनगीर पहुंचती है, जहाँ पे गगनगीर में इसका बेस जो है यहाँ वाला साइड है और जो पार वाला साइड है वो शितकड़ी में है। 6.5 किलोमीटर की जो चैनल है, जिसमें आपने भी कहा कि 2640 करोड़ रुपए जो लग गए, इसमें खर्च हो गए हैं। इस चीज का बड़े दिनों से चाहे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के या सोनमर्ग के जो ताजिर है, होटलियर्स है, बाकी सारे सबको इंतजार था। बिलाखिर वो दिन आ गया और 12 महीने अब सोनमर्ग खुले रहेगी। लेकिन जो सिक्योरिटी ड्रिल है, जो आप जोजिला की बात करोगे या सोनमर्ग की बात करो, 2 दिन पहले जो यूटी लेह के एसएसपी ट्रैफिक रूलर है, उन्होंने भी एडवाइजरी इजरा की थी कि किसी भी गाड़ी को जोजिला या द्रास से नीचे जाने की 13 तारीख से इजाजत नहीं मिलेगी, 13 शाम तक। और कल एसएसपी ट्रैफिक रूलर कश्मीर जो यहाँ के हैं आरपी सिंह, उसने भी एक एडवाइजरी इजरा की है कि 11 तारीख से 13 तारीख शाम तक किसी भी सयाह को सोनमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट बंद किया गया है। जो एसपीजी की टीम बाज़ाब्ता तौर पर कल उन्होंने टेक ओवर किया है, जो गगनगीर का पूरा इलाका, गुंड, गगनगीर, कुलन, क्योंकि सोनमर्ग में जो ट्रक यार्ड है वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी को एक बड़े जलसे को खिताब करना है। उसके हवाले से जो सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात है, 3 टायर सिक्योरिटी है, आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, बाकी सारे जो दिल्ली से एजेंसीज आए हैं, उन्होंने अपने घेरे में इस इलाके को लिया है। अच्छा, ये जो आम लोग भी वहाँ आसपास रहते हैं, उनकी आवाजाही को किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है? क्या उनके लिए कोई अलग से बंदोबस्त किया गया है? बिल्कुल, जो लोकल्स है, चाहे आप सब डिवीजन कंगन की बात करो, जो कंगन से सोनमर्ग तक इलाका है, गुंड, कुलन, मामर, सोनमर्ग, उनके इलाकों के लिए जो लोग हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर पहचान की जाती है। उसके बाद गाड़ियों को फ्रिस्किंग, चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है। और बेशक यहाँ पे एडवाइजरी में की, यहाँ पे जो लोकल टाइप की एडवाइजरी होती है, जो अफसरान जो सब डिवीजन लेवल के, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे ही घूमे मत इन 2 दिन, लेकिन 3 दिन को अगर यहाँ पे तकलीफ भी उठाना पड़ेगा लोगों को, लेकिन जिस ईज का इंतजार था, क्योंकि सब डिवीजन के लोग, कंगन के लोग पूरे इस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता है, क्योंकि यहाँ पे काफी देर से इस चीज का इंतजार। आप बता रहे थे कि अवामी इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया है, तो क्या वजीर आज़म साहब सिर्फ इफ्तिताह करेंगे, वापस निकलेंगे, या वहां पर अवाम से खिताब भी करेंगे? तो कहां पर ये वेन्यू रखा गया है जहां पर वजीर आज़म साहब खिताब करेंगे? अभी तक जो ट्रक यार्ड सोनमर्ग है, उधर वजीर आजम को एक बाज़ाब्ता तौर पर बड़े जुलूस को यहाँ पे खिताब करना है। पूरी तरह से उनके लिए पासिस बना दिए गए हैं। एक टीम तश्कील दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जिससे सूबाई इंतजामिया है, टॉप लेवल के अफसर। आपने देखा कि 10 तारीख से ही 13 जनवरी तक शाम तक 14 कमिश्नर सेक्रेटरीज को सेक्रेटरीट में तैनात रखा गया है, अलर्ट पे रखा गया है। सूबाई इंतजामिया हो, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो, सब आईजीपी कश्मीर, डीजी जे&के के सारे लगे हुए हैं। आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स, सीआरपी के टॉप ऑफिशियल्स सब इसको मॉनिटर करते हैं। पूरी तरह से इसकी निगरानी है और कल दिन का इंतजार है। मंडे को मॉर्निंग में इस टनल का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिदा होगा, इसीलिए 2 दिन का इंतजार रहेगा। अच्छा, ये भी खबर थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे। कोई इस तरह की कंफर्मेशन, जो लोग बराह रास्त इस काम से जुड़े हैं, दोनों तरफ से जो एक कम्युनिटीज़ को या 2 खित्तों को जोड़ने की कोशिश हुई है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टूरिज़म सेक्टर को ऊपर लाने में, काम करने में, जो सरमा के दौरान भी वहाँ पर तमाम लोग हैं। कोई मुलाकात का वक्त किसी को दिया जा सकता है, कोई डेलीगेशन की सूरत में, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, किसी और शख्स से? जी बिल्कुल आसिफ, अगर देखा जाए जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला है, गुलाम अनवी खटाना है और नितिन गडकरी है। लेकिन जो सोनमर्ग के लोग हैं या यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो ताजिर है, उन्होंने क्या रुजू किया है कि सोनमर्ग में आपने देखा, माजी की भी अगर बात करेंगे तो सोनमर्ग को काफी इग्नोर किया गया था। लेकिन अब सोनमर्ग की जो सोनमर्ग का नक्शा है शायद वो बदल सकता है, क्योंकि जो 12 महीने, जो क्योंकि 4-5 महीने
सोनमर्ग को कट ऑफ रहना पड़ता था। इसलिए जो वहाँ के ताजिर है या यहाँ के स्टेट होल्डर्स है, उन्होंने टाइम मांगा है। अब क्या मिलेगा ये आज ये इंतजामिया पे डिपेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात सलीम फराहम करने के लिए। सेंट्रल कश्मीर अब लद्दाख के साथ तो जुड़ा है ही, लेकिन सरमा के दौरान जो मुश्किलात थी वो इस टनल के 24 से 36 घंटों के बाद खुलने से, ऑफिशियली जब खुलेगा तो थोड़ी सी राहत बहुत सारे इलाकों के या लोगों को राहत नसीब होगी। ये तो एक तरफ की बात थी, ज़मीनी राब्ते की बात हो रही है, लेकिन दो खितों को जोड़ना ट्रेन के जरिए भी एक कोशिश हुई है, जहां पर कुछ हिकमत अमली या मनसूबाबंदी पर, स्केड्यूल पर कल से सवालात उठना शुरू हुए, काफ़ी ज़्यादा बयानात इस पर आए। इस ताल्लुक से भी बात करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं क्योंकि कुछ दिनों के इंतजार के बाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ही एक और बड़े मंसूबे को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके मुताबिक कश्मीर रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ेगा। जो मनसूबाबंदी है, जो स्केड्यूल है, उस पर तो सवालात उठे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हिफाजती बंदोबस्त दोनों जगहों पर कनेक्ट करने वाली ट्रेन के लिए क्या इंतजामात हैं, खासतौर से जो 38 मुख्तलिफ टनल्स हैं, 119 किलोमीटर के आसपास मुश्तरका तौर पर इनकी लंबाई बनती है और 927 छोटे बड़े पुल हैं। हर एक जगह पर अभी तक की तैयारियों के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के लिए बेहतर इंतजामात या इकदामात मकामी सतह पर किए गए हैं। कश्मीर तक ट्रेन सर्विसेज जब शुरू होंगी तो हर तकरीबन 50 मीटर पर जहां टनल्स हों, टनल के आसपास हों, जो दाखिले वाले रास्ते हैं जहां से बाहर इन टनल से निकलना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन या सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया गया है। हर 50 मीटर की दूरी पर एक तो इस बात की तस्दीक की जा रही है उस बड़े मंसूबे पर जिसको आप उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर रेल लिंक कहते हैं, जिसकी लंबाई 272 किलोमीटर कुल मिलाकर बनती है। इसके अलावा सेंट्रल कंट्रोल रूम भी बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया गया है। दोनों प्रोविंसेस के अंदर जब रेल कनेक्टिविटी के जरिए सफर लोग करेंगे तो कंट्रोल रूम के जरिए हर तरह की नकलो हमल पर, हर तरह की सरगर्मी पर नजर रखी जा सकेगी। खुदा ना खास्ता कोई तकनीकी खराबी या कोई और परेशानी बनती है सिक्योरिटी के एतबार से, तो सेंट्रल कंट्रोल रूम पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। 67 किलोमीटर के आसपास, जैसे हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ऐसी एस्केप टनल्स हैं जो बड़ी मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिले को काट कर बनाई गई हैं। ओवरऑल 38 टनल, जिसमें सबसे बड़ी एक T49 टनल भी कहलाती है कटरा बनिहाल सेक्शन के दरमियान, और 119 किलोमीटर में 12.77 किलोमीटर लंबी टनल इस सेक्शन की सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा या इलाका है। लेकिन जिस हिसाब से आप सब जानते हैं, जिस तरह इकदाम किए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हिमालयन बेल्ट के अंदर किया गया, उसमें सबसे बड़ा जो खदशा था कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कल जाकर कोई मुश्किल आती है तो कैसे दूर किया जाएगा। तो अथॉरिटीज़ इसमें, जहां फाइनल सेफ्टी ट्रायल भी मुकम्मल पिछले दिनों किया गया, कामयाबी के साथ उस ट्रायल को हतमी आप कह सकते हैं कि मरहले तक पहुंचाया गया, तो साथ साथ दीगर इकदामात जिनमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, मैन एंड मशीनरी का अवेलेबल रहना या हर सिचुएशन को मॉनिटर करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बंदोबस्त करना, सारे इंतजामात तकरीबन इस वक्त मुकम्मल है। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि एंटी वाइब्रेशन सिस्मिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं ताकि जब ट्रेन इतनी तेज़ी के साथ चले तो वाइब्रेशन बहुत कम हो, उससे नुकसान बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर को, नंबर 1। और चूंकि सिस्मिक जोन से ये सारी चीज़ें चलानी है, इसलिए एहतियात को मज़ीद बरता गया है। और जहाँ टनलिंग का प्रोसेस है, रिवायती तौर पर जिस तरीके से टनलें बनती है उससे हटकर इन टनल्स को बनाने की कोशिश की गई। मेट्रो तर्ज पर ये टनलें बनाई गई, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि ज़ेर ज़मीन टनल चल रही है, ऊपर सारा काम चल रहा होता है, वो टेक्नोलॉजी को भी बरोए कार जो है यहाँ पर लाया गया है। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट जिसे सन 1995-96 में शुरू किया गया था, सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में यह मामला सारा चला गया, जिसके बाद तकरीबन 40,000 करोड़ से ज़्यादा रकम की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई, जिससे कटरा बानिहाल सेक्शन भी मुकम्मल हुआ है और बहुत जल्द अब रेल जो है वो चलेगी। अब रेल को लेकर एक मसला है जो हमने कल आपको बताया कि हॉल्ट स्टेशन आपका कटरा रहेगा, जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सवाल उठाया है, ताजरों ने भी सवाल उठाया और कहा है कि इससे कंजक्शन और टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योस कन्फ्यूजन कटरा के रेलवे स्टेशन पर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस ट्रेन ने दिल्ली जाना था, लोग बैठे थे ट्रेन में, वो उसी ट्रेन में दिल्ली जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेन का सिलसिला होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ जुड़ने वाले लोग, चाहे वो ट्रेड यूनियन से वाबस्ता लोग हो, फ्रूट ग्रोवर्स हो, दीगर लोग, उनका मानना भी है जो चेंज ओवर वाला मामला है, इससे ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा और किसी भी तरीके से इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। और जम्मू से भी कई लोगों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर रेलवे को इस ज़िम्मन में ख़त व किताबत का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। ताब
उम्मीद है कि मरकजी वजारत रेलवे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनेगी और इस मामले को हल भी कहीं ना कहीं करेगी। बात रेलवे की है, ज़रा बात अब इन मामलों से हटकर अपने मुस्तकबिल की भी करते हैं, नौजवानों की करते हैं और सूबा कश्मीर की करते हैं, जिन दिनों जहां पर इन दिनों स्कूल बंद है क्योंकि कड़ाके की ठंड है। -8 और -7 के बीच स्कूल चलाना नामुमकिन है, लेकिन हुकूमत एक बार फिर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। हुकूमती इदारों की तरफ से अगरचे छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, ताहम अभी भी किताबें मार्केट के अंदर नहीं है। जो किताबें तलबा को पढ़ने के लिए चाहिए थी अय्याम सर्दी के दौरान, इन छुट्टियों के दौरान, और जो असाइनमेंट्स मुकम्मल करने थे वो अभी भी नहीं है। विंटर ब्रेक जो है वो अनप्रोडक्टिव यानी ये किसी भी तरीके से कारामद समरावत साबित नहीं हो रही है सूबा कश्मीर के तलबा के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स किताबें आज के दिन में भी मुकम्मल तौर पर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और जब ये किताबें अवेलेबल नहीं है तो जनाब मार्केटों से जब ये किताबें गायब है तो प्राइवेट स्कूलों ने एक और मामला खोल दिया, विंडो खोल दिया, और जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें देना शुरू कर दिया है। अगरचे महकमा तालीम के जिम्मेदारों की तरफ से 3 दिन का वक्त दिया गया था तमाम स्कूलों को, और ये कहा गया था कि वो 3 दिनों के अंदर अंदर तमाम किताबों की फ्रिज जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दें। बहुत ही कम रिस्पॉन्स जो है वो इस ज़िम्मन में देखने को मिला। हमारे जो ज़राया महकमा तालीम कश्मीर के अंदर उनका मानना है कि अगर 100 स्कूल है तो आप ये समझ लिए 8 से 9 स्कूलों ने अपना अपडेट किया होगा, बाकी किसी ने भी किया। वालिदैन का ये इल्ज़ाम है कि प्राइवेट स्कूल एक तरफ से ये परेशानियां कर रहे हैं कि पब्लिशर से किताबें लें, और दूसरी तरफ से सरकार को जो किताबें मुयस्सर रखनी थी उसमें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक बोर्ड का मानना है कि इस महीने के आखिर तक किताबें जो है वो आ सकती हैं, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर सारी किताबें आएंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि महकमा के जो जिम्मेदार वजीर तालीम है उन्होंने भी नवंबर और दिसंबर के महीने में ही इस बात का इशारा दिया था कि किताबें वक्त पर मुयस्सर होंगी, लेकिन इत्तलात और खबर यह है कि किताबें कहीं पर दस्तयाब नहीं है और सूबा कश्मीर के जो बच्चे हैं वो इस वक्त गुनागो मुश्किलात से दो चार है। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है श्रीनगर में। इरफान, बड़ा मसला इस वक्त तलबा का है, वालिदैन का है, जहां पर सरकारी तौर पर जो किताबें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को प्रिस्क्राइब्ड किताबें देनी थी वो देने में अभी तक भी नाकाम है। बोर्ड जिम्मेदारों का मानना है कि हम ये प्रोसेस कंटिन्यू है जी चलेगा। क्या हम ये माने कि मिस कैलकुलेशन थी और मिस मैनेजमेंट था जिसकी वजह से दिसंबर का आधा महीना, जनवरी का भी ये दिन जो है वो चले गए और अभी तक भी किताबें ओपन मार्केट में नहीं है, और इसका फायदा बराह रास्त बड़े प्राइवेट स्कूल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगरचे महकमा तालीम ने कार्रवाई करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक नाकामी साबित हो रही है वो। मिसकैलकुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लूपहोल्स गवर्नर साहब एंड आसिफ साहब। देखिए, वन साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द विंटर्स, अगर आपके पास किताबें नहीं है, बच्चे आइडल बैठेंगे घरों में, सिटिंग एट होम्स, एंड आफ्टर देन उनकी पढ़ाई लैप्स हो जाएगी। एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस कंसर्न को लेकर पेरेंट्स भी परेशान है, नंबर 1। सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी, आपने किताबें बोला कि जी इसको फटाफट आप अपलोड कीजिए वेबसाइट्स पे, यानी टेक्स्ट बुक को लेकर जिस तरीके से डायरेक्शंस आई थी, मगर वो डायरेक्शंस भी फेल हो गई, जिसकी वजह से कह सकते हैं ना ही वो किताबें दिखी, ना ही वो पब्लिशर का नाम दिखा, और ना ही वो अपलोडेड किताबें दिखी जिसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस पास की गई थी। अगर मैं बात करूं तो 4 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया था डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की तरफ से कि प्राइवेट स्कूल वालों को इसको लिस्ट को अपलोड करें और वेबसाइट को फटाफट खड़ा करें, मगर दूसरे साइड से आपके पास मार्केट में किताबें अवेलेबल नहीं है, यानी जिसके लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बताया था, स्पेशली क्लास 12 तक की अगर मैं बात करूं। मगर लास्ट में गवर्नर साहब ये हैमर जो है ना ये दिखाई देता है, मगर साथ ही साथ इसका फायदा भरपूर प्राइवेट पब्लिशर्स उठा लेते हैं। यकीन मानिए कई सारे पेरेंट्स की शिकायत है, 200 रुपए की किताब प्राइवेट पब्लिशर 500 रुपए की रेट पे बेचता है। तो आखिरकार कैसे? आपको भी मालूम होगा कि लास्ट टाइम सलाम जेके में आपको एक कॉल आई, पेरेंट ने कहा कि किताबन मामलात वंकसन कित पट कर पेरेंट वंकसन मैनेज यु सेट 2,000 या 2,500 सह 5,000 मिलान, यानी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक इज अ इम्पैक्ट कंसर्न, और मैं ये कहूंगा अनप्रोडक्टिविटी ऑफ फॉर कश्मीरी स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का तो ये काम ही है कि एक साइड से या तो वो किताबों के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, नई नई किताबें हर साल इंप्लीमेंट कर देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और स्पेसिफिकली पब्लिशर्स जो उनके फायदे में पब्लिशर्स रहते हैं सर,
उन्हीं के पास जाना है, वहीं से ही किताबें लानी है। तो सैयद However, इरफान the situation is फाजिल, concerned- ये किताबों का अभी तक जो प्रिंटिंग के मामलात थे उस पर अथॉरिटीज ने, हमें जहां तक याद है, पिछले 2 महीनों के दौरान बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दी हैं कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले, जब तक सेशन का आगाज होगा उससे पहले ही अवेलेबल होंगी। अभी तक इसमें ताखिर होना, कोई ऑफिशियल टेक इस पर अथॉरिटीज की तरफ से कोई लबकुशाई की गई है? मामलात क्या हैं? स्कूल पहुंचते पहुंचते तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन किताबें प्रिंट ही नहीं वक्त पर हो सकी, उसके पीछे की कोई वजूहात मालूम हो सकी? देखिए आसिफ साहब, आपको पता है व्हेन देयर इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी, व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, इसमें लेन देन का मामला जो है वो बहुत पुराना है। ये हम सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर्स और स्कूल प्राइवेट वालों का एक जबरदस्त कनेक्शन है, तालमेल है, जहां पर जी आपको किताबें खरीदनी है और उसी वक्त आपको किताबें मिलेगी जब मार्केट में किताबें अवेलेबल नहीं होगी, आप स्पेसिफिकली इसके पास जाइए। इज दैट अ प्रॉपर कंसर्न? क्या इस पर कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है, कोई टीम है? आज तक हमने नहीं देखी है, और ना ही आज तक पेरेंट्स को राहत मिल पाई है। कब किताबें प्रिंट होती है, कितना किताबें वो हाइड कर लेते हैं और किस टाइम पे उनको मार्केट में डालना है, जबकि बच्चों का इस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न है। वो दे आर सिटिंग आइडल्स एट होम्स, दे डोंट हैव बुक्स टू रीड, उनके पास पढ़ने के लिए, और पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के बहुत लिए। शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे वो 3 दिनों का वक्त जो दिया गया था ना, वो डिटेल्स अभी तक सामने आई जो हमारी जानकारी है, और दूसरी तरफ किताबों की दम दस्तियाबी। अब ये प्रिंटिंग के मामला अगर इसी तरीके से चले गए तो फेब के आसपास ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं सरमा की तातीलात, ये जो पूरा सेशन गुजरा है इसमें तवक्को की जा रही थी कि वक्त से पहले आएंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है, अब अगर अथॉरिटीज़ का इस पर कोई जवाब आता है तो ज़रूर उनसे भी सवाल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जब आप बराह रास्त हमारे साथ कॉलिंग वाले सेगमेंट में आएंगे तो आप लोगों का जो मुशाहिदा है, जो सूरत हाल को आप देख रहे हैं एज ए पेरेंट, ज़रूर वो भी अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 9:30 के उस पार एक और ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। तीसरे और आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। 9:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको, एक अहम तकरीब जो कि 2 दिन बाद मुनक्किद होने जा रही है। 13 तारीख को वज़ीर आज़म का दौरा, लेकिन 14 तारीख भी एक बार फिर से काफ़ी अहमियत के हामिल है, जहाँ पर 14 जनवरी को जो वेटरन्स डे के हवाले से अखनूर जम्मू के अंदर अहम तरीन तकरीब मुनक्किद होनी है। और इतलात हैं कि वेटरन्स डे के मौके पर एक तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर भी इस तकरीब में शामिल होंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं कि अक्टूबर के बाद बनने वाली हुकूमत जब से बनी है, उसके बाद ये पहला इस तरह का प्रोग्राम होगा और राजनाथ सिंह की पहली ये जम्मू के अंदर दौरा और किसी तकरीब में शिरकत भी होगी। आर्मी डे के लिए 3 बुनियादी थीम्स इस वक्त तैयार की गई हैं, जिनकी निशानदेही की गई है। और इस आइडेंटिफिकेशन के बाद बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का मकसद जो हमें जानकारी मिली है, एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन, बुनियादी ढांचा कैसे मजबूत किया जाए, ये भी रोड मैप में शामिल है जो इस तकरीब में होगा। और पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर सरकार वेटरन्स डे सेलिब्रेशंस जम्मू पर एक साथ दोनों तरफ के नुमाइंदे होंगे। एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचवेंद्र कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC 16 कॉर्प्स जिनको आप कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा और आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स भी 14 तारीख को होने वाली तकरीब में शामिल होंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से हमें ज्वाइन किया है। शिल्पा, एक तो ये बताइएगा कि प्रोग्राम को लेकर तैयारियां क्या है, क्या मजीद डिटेल्स हैं, और ये डिफेंस मिनिस्टर, CDS, LG, चीफ मिनिस्टर, तमाम लोगों की शिरकत होनी है, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह इस साल भी जो है वो धूमधाम से वेटरनरी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा और इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो इस प्रोग्राम में, समारोह में जो है वो शिरकत करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बनने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। इस समारोह की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साथ ही साथ CM उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी इस समारोह में जो है वो मौजूद रहेंगे, जो जानकारी प्राप्त हो पा रही है। और साथ ही साथ अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, तो वो किसी बिजी शेड्यूल के कारण जो है वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाएंगे। देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आपने कहा कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों के बड़े चेहरे जो है वो इस समारोह में मौजूद रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर इस समारोह में जो है वो मौजूद रहेंगे, तो पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी, ये सोर्सेज जो बता रही है, संभावना हो सकती है, क्योंकि CDS और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि जम्मू में मौजूद रहेंगे, तो ये संभावना जताई जा रही है कि एक सिक्योरिटी रिव्यू सिनेरियो भी जो है वो आर्मी कमांडर्स से जो है वो लिया जाएगा, एक मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। टॉप आर्मी कमांडर जो है वो इस समारोह में मौजूद रहेंगे और खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो इस साल यहाँ पर वेटरनरी डे जो है वो जम्मू में मनाएंगे। तो शिल्पा, जहाँ एक तरफ से वेटरन्स डे की हम बात करते हैं, जो पहले दिल्ली के अंदर होता था, अब ये बाहर रियासतों के अंदर हो रहा है, तो डिफेंस मिनिस्टर का ऑलमोस्ट शेड्यूल तो तय हो गया है। तो क्या हम ये माने कि जो जिस तरीके की फंक्शन यहाँ पर की जा रही है, अक्रॉस एक नेशन को मैसेज चले देने की भी कोशिश है कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे डिफेंस वेटरन्स हैं जिनकी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई करना वक्त की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा ये संदेश जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों के बड़े चेहरे इसमें मौजूद होंगे, टॉप आर्मी कमांडर्स इसमें मौजूद होंगे, तो एक बहुत बड़ा ये संदेश जो है वो आगे पहुंचाया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि इस साल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि आर्मी चीफ जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन जितने भी बड़े चेहरे हैं वो इस समारोह में मौजूद रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड जो है वो किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर, CDS, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर अटेंड करेंगे जी फंक्शन को। वेटरन्स डे जो है वो अखनूर के अंदर जनवरी 14 तारीख को मनाया जा रहा है और इस ज़िमन में जम्मू के अंदर जो है वो तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे, वक्त हो गया जी अपने मेहमान के पास चलने का और उस मौजू पर थोड़ी सी और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक और मेहमान आज हमारे साथ है, एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ है, और मामला हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो है
वो मसला जो इस वक्त हर नुक्कड़ पर आप देखेंगे, हर चौराहे पर देखेंगे, हर घर के अंदर कोई ना कोई इस तरीके का मरीज आपको नजर आएगा, वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। और ये डिप्रेशन और एंजाइटी ने अब ये हद पार कर दी कि बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक ये बीमारी आपको दिख रही है। अगरचे दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों का इलाज मुमकिन है, दोनों को हर तरफ से ट्रीट किया जा रहा है, सिर्फ एक पहल की ज़रूरत है और उसी पहल को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इसकी एक और किस्त आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर मुदस्सिर साहब है जो माहिर नफ्सियात है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिरा साहिबा है हमारे साथ, डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर मुदस्सिरा साहिबा हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट है जो हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं और इनका एक बड़ा रिसर्च इस पूरे मामले पर है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब मैं एंटायर यूनियन टेरिटरी की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो 41% के आसपास आबादी हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार है। जब मैं मुल्की सतह पर बात करता हूँ तो आधी आबादी से ज़्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार थे। एक ज़माना था जब हमारे बुज़ुर्ग इसके रहा करते थे, लेकिन अब बच्चे भी हैं और बुनियादी वजह ये मानी जा रही है कि जनाब बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी अगर मैं मानूँ तो वो 30-35 साल की उम्र या 18 साल की उम्र के बच्चे जो ऊपर वाले हैं उनके पास होने चाहिए, लेकिन ये जो नीचे वाला तबका है, मेरे पास 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा है, इसको भी डिप्रेशन हुआ है। तो बेसिक वजह क्या हम ये माने कि हम हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनको भूल चुके हैं, उनकी ओर वापस लौटना है, तब जाकर हम उस बेस लाइन को टो करेंगे जहाँ पर इन बीमारियों से हम थोड़ा सा दूर रह पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका कि इस प्लेट पे आप बार बार बुलाते हैं और हम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। डिस्कस करने के साथ साथ अप्लाई करने की भी अपनी पर्सनल ज़िंदगियों में ज़रूरत है। जो हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, ये एक दिन में नहीं होता है जी। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल, जैसे हम लोग बाकी चीज़ों पे बहुत गौर से काम करते हैं, वैसे ही इस चीज़ को भी हमें गौर से देखना पड़ेगा कि एक दिन में किसी को डिप्रेशन नहीं होता है। नो डाउट देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस, लेकिन वो रीजंस हर दिन हम चुनते हैं अपने लिए, जो लाइफस्टाइल में हम लोग हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। कंफर्ट जोन्स को चूज करते हैं बनस्पत के उसके जो हमारी पहले जनरेशन्स थी, जो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ के अपने प्रैक्टिसेस करते थे और अपनी जिंदगियां बआसानी गुजारते थे। बआसानी अगर हम देखा जाए तो बआसानी हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं अपने रूम्स में कन्फाइन होके, ब्लोअर्स के साथ रह के, लेकिन देयर आर पीपल हु आर चूजिंग लाइफ ओवर दिस। लाइफ चूजिंग लाइफ, व्हाट डज इट मीन कि जो अभी भी जाके रोज ट्रैकिंग पे, माउंटेनिंग पे या डेली वॉक्स को चूज करते हैं सो दैट दे कैन स्टे फिट, दे कैन स्टे अलाइव। तो जो हमारी पहली जनरेशन थी उनमें और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा फासला जो आ गया है कि हम लोगों ने जिंदगी को चूज करना ही छोड़ दिया है। हम लोग रोज इस चीज को मतलब तर्क करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना है। हमें खाना पीना और सोना नहीं है, हमें एक ऐसी प्रैक्टिसेस में आना है जिसकी वजह से हम लोग, हमारा कॉन्शियस, हम खुद उस चीज के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे, जिसकी वजह से हम अपने आप को जिंदा कह सकते हैं। एक चीज़ जो मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं, जिसमें आखिरी बार जब आप प्रोग्राम में एक और टॉपिक पे आप हमारे साथ ज्वाइन की थी, तो तब हमने एक एज ग्रुप की बात की थी कि 15 साल, 25, 35, 45 साल की उम्र तक ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स के रिलेटेड तब हम बात कर रहे थे आपके साथ। लेकिन जब इस डिप्रेशन वाले मामले पर या मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं, क्या वाकई में ये इतना परेशानी का सबब है कि सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि मुअम्मर ख़वातीन भी, बुज़ुर्ग शहरी भी इससे बुरी तरह मुतासिर हैं? और ये जो 70 और 80 वाला नंबर है, ये किस हद तक दुरुस्त है? जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है, जिनका इलाज करने या ज़िंदगी बेहतर करने में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जिनसे मुलाकात आपकी डेली बेसिस पे होती है और किस नंबर के? जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आज तक जो हम लोग इमोशनल अपना सपोर्ट एक फैमिली सिस्टम को माना जाता था, वो फैमिली सिस्टम ब्रेक हो चुका है, वो फैमिली सिस्टम तितर बितर हो चुका है। जिस फैमिली सिस्टम की वजह से हम लोग अपने आप को नॉर्मल समझते थे, उस नॉर्मलिटी से हम बाहर हो चुके हैं।
जी। मतलब अगर घर में 4 अफराद है, 4 के 4 अपने अपने मोबाइल फोन्स अपने अपने रूम्स में कन्फाइन है, तो वो फैमिली सिस्टम नहीं रहा है, जिसकी वजह से एक माँ अपने बच्चे को, एक बच्चा अपने माँ को नहीं ढूंढ पा रहा है अपने ही घर में। वालिद के साथ भी यही मामले पेश आ रहे हैं। अब जो बुजुर्ग है उनको अगर कहीं पे बातचीत करने की जरूरत है, कहीं पे उनको सपोर्ट की जरूरत है, कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये सब मामले रोज हमारे पास आना एक जायज सी बात बन जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 7 साल का बच्चा भी आजकल डिप्रेशन का या एंजाइटी का शिकार होकर आ रहा है। रीजन बिहाइंड देयर इज नो वन हु कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड दैट बडी एट दैट मोमेंट। और उसके लिए यह है कि जो अवेलेबल होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज से। तो एक दूसरे का जब सपोर्ट सिस्टम ही हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीजों का मामला का रोज हमारे सामने आना बहुत आम सी बात हो जाती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये जो एक आम बात है कि ये दरअसल डिप्रेशन और एंजाइटी तनाव की वजह से, और नौजवानों में तनाव जो है वो सिर्फ बेरोजगारी है, किस हद तक आप इसको देख पा रहे हैं कि यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से नौजवान जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? देखिए, जब हमारी क्लिनिक्स की या हमारे हॉस्पिटल्स की बात होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोजगार लोग आते हैं डिप्रेशन का और एंजाइटी का शिकार होके। डिप्रेशन और एंजाइटी जो है एक बीमारी है, और ये बेरोजगार लोगों को ही लग जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ऐसा है कि कोई बेरोजगार इंसान भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चूज करके अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकता है। लाइवलीहुड को देख के हमारे यहाँ पे बाकी स्टेट से लोग आके काम करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है हमारे पास काम भी है, हमारे पास वसाइल भी है, हमें चूज करने की जरूरत है। और जो डिप्रेशन है ये सिर्फ एक जो हमारे प्रैक्टिसेस की वजह से ही नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इनहेरिटेंस भी हो सकती है, हमारे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे या एंजाइटी के प्रॉब्लम्स थी जो हम तक भी आ सकते हैं। उनको एक्टिवली हमें गौर से देखने की और उसके बाद खुद एक्टिव रहने की जरूरत है, जिसकी वजह से अगर हमें अर्ली इंटरवेंशन की वजह से हम लोग उस चीज को भी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो यानी अगर हमें इनहेरिटेंट वाला मामला है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि शुगर वाले मरीज में भी इस तरीके की परेशानियां होती है। अब डिप्रेशन में भी ये ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर भी इनहेरिटेंस। बचाव और एहतियाती तदाबीर क्या है अगर किसी के घर में कोई पेशेंट है, अब ये आगे ना चला जाए, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? इसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना है कि लाइफस्टाइल हम कैसे अपने लिए अपना रहे हैं, हमारा फूड, हमारी डेली एक्टिविटीज कैसी है। उसके बाद अगर कहीं पे भी हमें लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज हम में आ रही है, ऐसे बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो हम लोग इमिडिएटली एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। आप आपस में बात करने से बेहतर है उस टाइम पे एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करें और देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई एक पैरामीटर उस चीज पे आ रहा हूँ कि कोई चीज के लिए मुझे इंटरवेंशन की जरूरत है। और अर्ली इंटरवेंशंस आर रियली गुड। अर्ली इंटरवेंशंस में आपको दवाइयों से भी पहले आपको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशंस अवेलेबल है, आपको साइकोथेरेपी से भी फर्क पड़ सकता है, सोशल ग्रुप्स में आके भी आपको फर्क पड़ सकता है इन सब चीजों से। अच्छा, एक फाइनली ये भी चीज़ जानना चाहेंगे, जो लोग जिनका आप इलाज करते हैं या इलाज में मदद करते हैं, क्या ये डिप्रेशन कुछ वक्त के लिए होता है? मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं, मुख्तलिफ टाइप का है, और या फिर ये मानकर चलें कि डिप्रेशन एक बार लगा तो शायद उससे बाहर निकल पाना किसी भी शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल है, लेकिन डिप्रेशन की बहुत सारी किस्में हैं और मतलब डिफरेंट डिप्रेशन आर ट्रीटेड डिफरेंटली। एक ही इलाज नहीं होता है हर डिप्रेशन का। और डिप्रेशन मैंने जो कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, इसका मतलब ये है कि इसका डायग्नोसिस बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत सारे अलामात को देखा जाता है। और जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अर्ली और बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर फुल फ्लश्ड डिप्रेशन है किसी इंसान में, उसका भी ट्रीटमेंट मुमकिन है। सिर्फ एक जो है मेडिसिनल कंप्लायंस जो है वो आम है, मतलब उसको समझने की हमें जरूरत है कि जब डॉक्टर साहबान ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट का वो करते हैं कि ट्रीटमेंट दे दिया किसी को, उसके बाद क्या करते हैं पेशेंट्स यूजुअली डिस्कस इट विद ईच अदर मींस अ लेमैन। तो उसके बाद उसका नतीजा ये होता है कि उसको कहा जाता है इसकी लत लग जाएगी,
आपको नींद ज्यादा आएगी, आप ना ले दवाइयाँ। लेकिन उसको हर एक इंसान को समझना पड़ेगा कि जो भी डॉक्टर साहिबान आपको दवाई ले रहे हैं, उन्होंने MD MS या जो भी MD सेक्रेटरी तो मिनिमम होते ही है जो वो ट्रीटमेंट लिखते हैं आपके डिप्रेशन का, तो उन्होंने जो पढ़ाइयाँ की है और जो प्रोफेशनल लेवल पे वो आ चुके हैं, बहुत मेहनत से आए हैं, वो किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं प्लीज। और आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनको कंसल्ट करें, आपको बात करनी है तो उनसे करें दवाई के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, ना कि किसी आम इंसान से, ना कि गूगल करके। उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं उस इंसान के, क्योंकि जैसे ही वो दवाइयां बंद करते हैं, उनके जो डिप्रेशन के या बाकी बीमारियों के सिम्टम्स हैं वो बहुत बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वो फिर से डॉक्टर साहब के उनको डोज बढ़ा के देनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसी दवाई आपको लिखी गई है, जितनी देर के लिए लिखी गई है डॉक्टर साहब, और बार बार डॉक्टर्स चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एक तरतीबवार तरीका से ट्रीटमेंट कराएं और एक ही डॉक्टर पे काफी टाइम तक डिपेंडेंट रहे, और इंशाल्लाह ताला आप हर चीज का हल उसी चीज में आ अच्छा जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक व्यूअर जो इस वक्त हमारे साथ थे वो लिख रहे हैं कि ये जो सेल्फ मेडिटेशन वाला मामला है, खुद ही दवाई लेना, और ये एक आम बात है कि जनाब साइकेट्रिस्ट के पास जाए या किसी भी इस तरीके के नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाए, वो जी सोने की ज़्यादा दवाइयाँ देता है जिससे आदमी सो जाता है, और शायद यही एक इलाज है इसका। क्या ये नोशन और ये जो बात बाहर है ये सही है? मैं इसमें इस बात को सवाल करने से पहले ही मैंने जवाब दे दिया है कि कोई भी दवाई जब डॉक्टर साहब लिखते हैं, उनका असर मतलब जो उनका एक सिम्टम होता है कि वो उससे नींद आएगी, 2 दिन 3 दिन तक पहले थोड़ा ज्यादा नींद आएगी, उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, या कभी ज्यादा भी हो डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वो बताएंगे। लेकिन उसका सिर्फ ये मकसद नहीं होता है कि आपको नींद आएगी, वो आपके दिमाग पे बाकी चीजों पे भी काम कर रहा होता है, आपके दिमाग को जो जरूरत है वो पूरी कर रहा होता है, और उस टाइम में आप हील हो रहे होते हैं। तो वो टाइम की जरूरत होती है इंसान को, वो खुद से दवाइयां मेहरबानी करे, खुद से दवाइयां ना ले, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और आपके बाकी मेटाबॉलिज्म, जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, आपका डिजीज क्या, आपका डायग्नोसिस क्या, आपको कुछ नहीं पता है, ऑल ऑफ ए सडन आप दवाई ले लेते हैं, उसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है आपके जिस्म के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिरा साहिबा, प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन की, और माहिर नफ्सियात आप हैं वादी कश्मीर से ज्वाइन करके न सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दिए, बल्कि आपका भी जो माहिराना मशवरा है मुतासरीन तक या ऐसे लोगों तक पहुंचा जो डिप्रेशन का शिकार हैं, या उन लोगों के आसपास जो लोग काम करने वाले, आप लोगों के भी सवालात साथ साथ लेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। कॉल करना आप शुरू करें, प्रोग्राम में आप लोग ज्वाइन करेंगे, चारों नंबर्स थोड़ी देर में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग कॉल करें। जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, खबर एक ज़रा कैलिफोर्निया से भी आपको बता दें। अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर, लॉस एंजलिस कह लीजिए, कैलिफोर्निया के अंदर एक ऐसा इलाका जहां दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियात और यहाँ तक कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनका पूरा ख़ानदान रहता है, लेकिन ये पूरा इलाका इस वक्त जलकर राख हो गया है। दुनिया भर के अंदर क्लाइमेट चेंज की बड़ी बात होती है, लेकिन असल में क्लाइमेट चेंज या माहौलियात के ताल्लुक से जब बात होती रही है, तो शायद मौजूदा वक्त में आप सूरत हाल देखेंगे लॉस एंजलिस के अंदर, तो पता चल जाएगा कि माहौलियाती तब्दीली असल में किसको कहते हैं। शहर में इस कदर आग भड़की है कि हुकूमत बेबस हो गई है, और मुख्तलिफ जेलों में जो हज़ारों कैदी थे उनको बाहर निकाल कर आग बुझाने वाला जो अमला है उसके साथ मदद के लिए खड़ा कर दिया गया है कि तमाम कैदी भी इस वक्त मदद करेंगे। तस्वीरें भी आप साथ साथ देखेंगे कैलिफोर्निया की, जहां पर आग से नुकसान का अब तक का जो तखमीना लगाया गया है, और ये तस्वीरें जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगज़दा इलाकों में आमतौर पर 2022, 23, 24 में आपने ऐसी तस्वीरें या मनाजिर देखे होंगे। लॉस एंजलिस में इस वक्त ये हाल है। एक पुरानी एक नई तस्वीर, जंगलात से भड़की आग जो रफ्ता रफ्ता पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेती गई, और अब तक तकरीबन 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 29,000 एकड़ की ज़मीन जो मुतासिर हुई है, कई शख्सियात जिनके घर नजर आतिश हुए हैं, और इतलात के मुताबिक जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन का घर भी जलकर खाकसर हुआ है, और इसके अलावा हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड अदाकार हैं, कई शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ फिल्मों के ज़रिए शायद आपने कभी कभार शूट करते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स में या तकारीब में देखे होंगे, लेकिन हकीकी मायनों में उनके सामने ये शहर जलकर इस तरीके से राख होगा शायद सोचा नहीं था। लॉस एंजलिस में जंगलात की आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई है। 29,000 एकड़ का रकबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। 10 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, और इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। अमवात में मज़ीद इजाफे का खदशा है। चौथा दिन आज है, और आग पर किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है, और
मुतासरा इलाकों में 95,000 सार्फिन बिजली से महरूम हो गए हैं। 1,80,000 अफराद को फौरी तौर पर इनखला की हिदायत दे दी गई है, यानी नियर अबाउट 2 लाख लोग घर बार छोड़कर इस खूबसूरत और दुनिया के बेहतरीन और या अमीर शहरों में भी इस लॉस एंजलिस शहर को माना जाता था, शामिल किया जाता था, वो इस वक्त छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। आग ने 2,000 से 3,000 घरों को, इमारतों को जलाकर राख कर दिया है। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात, अरबों रुपए मालियत के मकानात भी खो बैठे हैं। इब्तदाई तखमीना ये लगाया गया है कि इस नुकसान से 50 अरब से 150 अरब तक का $150 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है। खुश्क और तेज हवाओं के बायस आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है और महकमा फायर फाइटिंग, मकामी लोग, हुकूमत मकामी सतह पर, व्हाइट हाउस, तमाम लोग नजरें तो बनाए हुए हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके हैं और अब तक ये बेकाबू आग एक पूरे शहर को राख के ढेर में तब्दील कर चुकी है। एक वो तस्वीर जहां पता चलता है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक, जहां पर पूरी बस्ती आपको नजर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ खुश्क और तेज हवाओं ने उसी बस्ती को ज्यादा वक्त नहीं बल्कि जलाने में महज 1.5 से 2 दिन लिए। तो ये मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें हैं, लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस वो शहर जहां आज आप पिछले हफ्ते देखेंगे तो नए साल का भी जश्न हुआ, तकरीबात हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये शहर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा और शायद उस फिल्म की तरह हो जाएगा जो आप हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में आप सीन्स के तौर पर क्रिएट करने के लिए देखते हैं। और ये मकानात हैं जो अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन राख का ढेर सिर्फ नजर आता है चारों तरफ। 3,000 इमारतें, 1,80,000 से ज़्यादा लोग घरों से निकाल दिए गए हैं और मशहूर शख्सियात भी अपना घर बार छोड़कर लॉस एंजलिस को खैराबाद कह गए हैं। चलिए जनाब, 9:50 का वक्त हुआ चाहता है। आपसे वादा था कि आखिरी 10 मिनट हम आपके साथ रहेंगे और फिर चलते चलते आपको वेदर अपडेट से भी अपडेट करेंगे कि रात किस तरीके से मनफी दर्जा हरारत में सोबा कश्मीर और धुंध के बीच सोबा जम्मू के अंदर गुजरी है। लेकिन फटाफट से कुछ कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अपनी बात रखने के लिए। एक एक करके इन कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। चारों नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है और एक एक करके जब आप बात रखेंगे तो टीवी की आवाज़ सबसे पहले आप बंद करेंगे, अपना नाम और इलाके का नाम भी बताएंगे और जामिया अल्फाज के साथ अपनी बात रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं तनवीर खान बेमना श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी तनवीर साहब बताएं। सर मेरा ये है कि ये जो डॉग मिलेंस है, ये स्ट्रे डॉग्स है सर, थोड़ा इनके बारे में, ये जो आवारा कुत्ते घूम रहे, कुछ आला हुकाम अगर इनके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर या कुछ लेते, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सर। काफी आपने देखा हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में भी कुछ वाकया हुआ था, 15-16 बंदे जख्मी हुए थे। तो मेहरबानी करके बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, बूढ़े नहीं निकल पा रहे बाहर, काफी आवारा कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर म्युनिसिपलिटी हुकाम या खासकर शहरी श्रीनगर की मैं बात करूंगा, कुछ इकदाम उठा दे ताकि हम भी चैन की सर वो नींद या दिन में बाहर निकलते या सामान लाते, हाथों से छीन लेते हैं सर। अभी ये हालात हो गए हैं, हाथों से छीन लेते जो भी खाने पीने का सामान होता है, इतना हो गया, मगर आला हुकाम तक से मत नहीं हो रही, कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। तो सर मेहरबानी करके आला हुकाम भाई कॉल करने के लिए। ये दरअसल सूरत हाल सिर्फ सोबा कश्मीर की नहीं है, सोबा जम्मू में भी सूरत हाल यही है। थोड़ी देर पहले भी मैं यही शेयर कर रहा था कि जनाब दफ्तर आने में लेट हुआ क्योंकि तीनों नाकों पर कुत्ते बैठे थे और हम चलने से डर रहे थे और बिल्कुल इंतजार करना पड़ा जब तक उन्होंने रास्ता दिया मेरे चलने के लिए। यह सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर की और मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया इसकी ओर जरा तवज्जो दे, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गौहर भाई और आसिफ भाई, मैं श्रीनगर से इम्तियाज अहमद बोल रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब, पहले तो मैं आपको एक मुबारकबाद बोलना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। ये जो आप बार बार ये सब चीजों पे ये बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये इसके लिए मैं आप मुबारकबाद के हकदार हैं। तो दूसरा मसला जो है, ये ट्रेन का मसला जो है ना, मैं 30 साल से हम इसका वेट कर रहे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो हम ये इसका वेट जो कर रहे थे, हम बहुत बड़े एक्साइटेड थे इसके बारे में। तो मगर ये जो कल हमने ये न्यूज जो सुनी ना, ये एक तमाचा है हमारे ऊपर। तो ये सिक्योरिटी का मसला जो है ना, हम भी चाहते हैं ये सिक्योरिटी, मतलब किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। मगर ये अगर कटरा में डिबोर्ड करना है, आप एक बात बताइए, दिल्ली से 8 बजे ट्रेन निकलेगी 8 बजे, सुबह 7 बजे, रात अगर कोई फैमिली आने वाली होगी कश्मीर, वो रात को डिबोर्ड 4 बजे बच्चे को कैसे उठाएंगे? वो एक ट्रेन से उठा के दूसरे ट्रेन में शिफ्ट हो जाएंगे, वो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये मसला ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सिक्योरिटी का रीजन है, ये स्कैन यहाँ कश्मीर के ये इसमें लगा दे, ठीक है। यहाँ से जब निकलेंगे यहाँ स्कैन करके सीधे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जम्मू जाएंगे। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मसला क्या हो रहा है, क्या बात है। बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे उम्मीद है कि जरूर मरकजी वजीर रेल तक भी ये मामला पहुंचा है। हमने भी कोशिश की है, लेटेस्ट होप सो कि कोई हल इसका निकले। और ये जो डिबोर्ड वाला मामला है, चेंज ओवर वाला मामला कटरा में रखा गया है, ये किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इससे काफ़ी कियोस और कन्फ्यूजन पूरे जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर जितने भी यात्री इसमें सफ़र करेंगे उनके लिए बड़ी परेशानी है। मुझे उम्मीद है कि एक बीच का रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो इशफाक भाई, जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, उमर अब्दुल्ला साहब को, मनोज सिन्हा साहब को, गुलिस्तान चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो कि आरटीआई पोर्टल जो है ऑनलाइन हो गया। अब घर बैठ के कश्मीर की, जम्मू की आवाम जो है आरटीआई फाइल कर पाएंगे और जान पाएंगे कि सड़क में कितना पैसा लगा, स्कूल में कितना पैसा लगा, हेल्थ सेंटर में कितना पैसा लगा। मेरी आवाम से, जम्मू कश्मीर की आवाम से एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद सोहेल डार अर्ज कर रहा हूं, आपसे अपील है इस आरटीआई पोर्टल का, समाधान पोर्टल का भरपूर आप इसका फायदा उठाएं। घर बैठ के आप फाइलें करें आरटीआई और जानें आपके हुकूक की पामाली कहां पे हो रही है, आपके साथ ज्यादती कहां हो रही है। चुप करके ना बैठें और उन करप्ट ऑफिशियल्स को जिन्होंने रॉट सिस्टम में खड़ी कर दी है उनको सिस्टम से बाहर निकालिए, तब जाके एक प्रॉस्पेरस कश्मीर बनेगा। बहुत शुक्रिया जी सोहेल भाई कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कल का दिन जब ये वज़ीर आला साहब ने ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। लेट्स होप सो कि इसके फायदे भी हमें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, इशफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। वक्तन फवक्तन मैं फोन करता रहता हूँ आपका। मेरा नाम इम्तियाज फारूकी है जी। इम्तियाज सर, पहले तो मैं आपको आसिफ भाई और इरफान भाई को सल्यूट करता हूँ। बहुत देर के बाद आज आप लोगों ने एजुकेशन के बारे में कुछ बात की और इरफान साहब ने वाजिया किया कहाँ लूप होल्स है और कहाँ करप्शन है। और हमारी जो ओवरऑल, चाहे वो एलजी सरकार है, चाहे वो हमारी एनसी सरकार है, कोई भी सरकार है, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो, वो सब गफलत की नींद सो रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है हमारे एजुकेशन के बारे में। इस वक्त जो इरफान साहब ने एक रिपोर्ट दी, वल्लाह मेरा दिल खुश हुआ, वाजिया करके सबको समझाया कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या है। बच्चे अभी जो पढ़ने वाले थे घर में बैठे हैं या घूम रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल जो है उनके जो बुक सेलर्स, इतना तक इरफान साहब ने कहा इनके आपस में बीच में जो कनेक्शन है अपना कमीशन मिलता है इनको। मैं बड़े मतलब खुशगवार दिल से अल्फाजों से आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आज कम से कम आपने ये बात कही, बहुत शुक्रिया। और इनको चलिए जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, गुलिस्तान सर। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बताइए नाम अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब हम बादशाहबाग साउटिंग से बोल रहे हैं जनाब। जी जनाब, नाम बताएं अपना। फयाज अहमद मीर। जी मीर साहब बताएं। बस जनाब यही है साहब, ये हमारे यहाँ ये जो कोचे हैं, गलियां हैं साहब, बहुत यहाँ बड़ा पड़ी। तो साहब देखिए साहब यहाँ क्या हो रहा है साहब, यहाँ नदी नाला बन गया साहब। यहाँ प्लीज क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जिम्मेदारों की तरफ से बर्फ नहीं हटाया गया अभी? जनाब वो तो हटा जनाब, वो देखिए जनाब, वो हमने खुद ही किया साहब। यहाँ डीडीसी, यहाँ हमारा समसाया, कोई किसी ने कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ कई बार हमने दरखास्तें छोड़ी है कि यहाँ ये देखिए साहब हमारे हाल दिखे यहाँ क्या, हमारे यहाँ जो लॉन्ग बोर्ड लगा अभी भी लगा रहे हैं हम। यहाँ देखिए जनाब, हम ओक्यू स्कूल श्रीनगर से बोल रहे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। इंतहाई अफसोस है कि अगर अभी भी शहर श्रीनगर के इस इलाके के अंदर बर्फ़ नहीं हटाई गई है तो फिर वो दावे जो इंतज़ामिया की तरफ से किए जाते हैं, बड़ी बड़ी पावर प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, मैन मशीनरी को दिखाया जाता है, तो शायद फिर सवाल भी उठते हैं। नो डाउट कि काम किया जाता है, बरसती बर्फ़ के अंदर भी लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिर शहर श्रीनगर के इलाकों से क्यों नहीं बर्फ़ उठाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुझे उम्मीद है कि मकामी मेंबर असम्बली साहब भी इसकी ओर तवज्जो देंगे, ज़रा निकलें घर से, देखें कि इलाके का क्या हाल है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी जनाब, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हैदरपुरा से। जी नाम बताएं अपना।
मोहम्मद अमीन। जी अमीन साहब हुक्म करें। ये जनाब अर्ज है, ये कभी कह रहे थे जेके समाधान चलता ही नहीं है पोर्टल, उसमें 1905 वो फोन नंबर था, जब वो करते हैं डायल वो कहता है बिल न पे करने की वजह से फोन बंद है, वो चलता ही नहीं, वो कहता है बिल न पे करने की वजह से वो फोन नंबर ही बंद है। अगर आप चेक करेंगे, आप भी खुद चेक कर सकते हैं 1905, वो चलता ही नहीं समाधान, वो बड़ा फन तरीके से वो ये जी समाधान हो जाएगा वो चलता ही नहीं है। आपका मानना है कि 1905 जो नंबर दिया है पोर्टल समाधान पे वो चल नहीं रहा है? नहीं, वो कहता है वहां से बिल न पे करने की वजह से बंद है। आप खुद भी देख सकते हैं, आप उसको डायल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। ये है जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। 1905 जो समाधान पोर्टल है तो ये आवाज है इसकी। होने के कारण बंद है। द डायल नंबर इज आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स। डायल किया गया। बड़ा अफसोस है जी, ये समाधान सरकारी नंबर है 1905 और अगर ये नहीं चल रहा है और सूरत हाल ये है और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन पोर्टल्स की बात हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि रियासत के वजीर आला साहब जरा गियर अप हो जाए, देखें ये 1905 क्यों नहीं चल रहा है। और कल जो आपको बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई और ये कहा गया कि जनाब अब हम ऑनलाइन आ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन सारा कुछ हो रहा है, तो ये बुनियादी नंबर क्यों नहीं चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। 1905 जिस पर कहा जा रहा है कि ये समाधान पोर्टल है, ये नहीं चल रहा है क्योंकि बिल जमा नहीं हुआ है, शायद इस तरीके का मामला है जी। चलिए जनाब, चलते चलते जरा आपको मौसम का अपडेट भी बताते चले। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टेम्परेचर कहीं माइनस तो कहीं नॉर्मल। श्रीनगर से शुरुआत करते हैं, -3.6, काजीगुंड 6.5, कुपवाड़ा में भी 4.5 के आसपास, पहलगाम 7.5 से क्रॉस कर गया है और गुलबर्ग भी 6.5। और ये तमाम इलाके जहां पर सख्त सर्दी है, माइनस टेम्परेचर इस वक्त है और 18 तारीख से पहले किसी तरह की शायद ज़्यादा राहत मिले इसका कोई इम्कान नहीं। नॉर्थ कश्मीर की तरफ चलेंगे तो बांडीपुरा में 3.6, बारामूला में मनफी और मनफी ही, बारामूला में भी 2.6, पुलवामा के अंदर 5.1, शोपियां जहां सबसे ज़्यादा सर्दर्न पार्ट की तरफ आप जब जाएंगे तो -8.0, बडगाम सेंट्रल कश्मीर जो श्रीनगर से ज़्यादा फर्क नहीं है और जो श्रीनगर में 3.6 था वही बडगाम में 3.6 माइनस टेम्परेचर। और ये रात से सुबह तक का जो माइनस टेम्परेचर है उसका अनुमान महकमा मौसमियात लगाता है। इधर जम्मू के अंदर भी हल्की धूप, कुछ एक इलाकों में मौसम या मतलब आलूद, 7.1 जम्मू में, बनिहाल में 1.2, भद्रवाह में 0.9, कटरा में भी नॉर्मल 6.1, किश्तवाड़ के अंदर 4.5+ लेकिन नॉर्मल, हल्की धूप दिन में खिल सकती है कुछ एक इलाकों में। और इसी तरीके से दीगर इलाकों का भी आपके सामने सांबा की सूरत हाल यह है कि 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पुंछ के अंदर 2.8, आज बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन जब आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की ओर आते हैं तो सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट है। करगिल के अंदर -14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह के अंदर -12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और द्रास सबसे सर्द तरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत -22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरीके का वेदर अपडेट है कि रात सोबा कश्मीर, सोबा जम्मू और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर किस तरीके की गुजर चुकी है। और आज उम्मीद यह है कि सोबा कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर मतलाबर आलूद हल्की बर्फबारी रहेगी। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है। फिलहाल आसिफ रशीद और मुझे देंगे आप इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, लेकिन खबरों का ताज़ा तरीन बुलेटिन एक छोटे से